देखिए ये भी गलत है, क्यों रिवाइज किया, क्या है, इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्यों रिवाइज किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ईवीएम में कुछ बढ़ा रहे हो, इसलिए भी जांच का विषय। गड़बड़ ईवीएम में, वीवीपैट में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, भारत के लोकतंत्र में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, गड़बड़ है इंडिया अलायंस। तो 24 की लड़ाई फर्जी वीडियो पर आई। फर्जी वीडियो पर आई 24 की लड़ाई, लेकिन अब यहां मसला दूसरा हो जाता है। कल तक तो बात फर्जी वीडियो की थी, सियासत के उस खेल की थी जिसमें अमित शाह ने आरोप लगाए थे कि यह फर्जी वीडियो लेकर आए हैं विपक्ष वाले। लेकिन अब बात दूसरी हो जाती है। बात दूसरी इसलिए हो जाती है, यह तो था कल का किस्सा, लेकिन बात आज की होगी, मतदान प्रतिशत की। मतदान बढ़ गया। कल तक खबर यह थी कि मतदान धीमे धीमे रफ्तार में चल रहा है, लेकिन अब एकाएक खबर यह आई कि मतदान बढ़ गया। सियासत के इस खेल में अब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आखिरकार यह हुआ तो हुआ कैसे। आंकड़ों के जरिए सियासत की कहानी को भी समझाएंगे और आंकड़ों को देखकर आप समझ जाएंगे। लेकिन पहले खबर क्या है यह जानिए। खबर यह है कि चुनाव आयोग ने वोटिंग प्रतिशत का फाइनल डाटा अब जारी किया है। पहले चरण के 11 दिन के बाद और दूसरे चरण के 4 दिन के बाद यह फाइनल डाटा सामने आया। विपक्ष ने चुनाव आयोग पर यह कहते हुए सवाल उठा दिए कि आखिरकार यह देरी हुई तो हुई क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है। सवाल गंभीर है, लेकिन उससे पहले यह जानिए कि 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग हुई थी, आंकड़ा पहुंच गया है 66% के पार। और दूसरे फेज में भी 26 अप्रैल को जो वोटिंग हुई थी, आंकड़ा पहुंच गया 66% के पार। यानी कल तक जो कहा जा रहा था कि रफ्तार धीमी है, अब आंकड़ा संतोषजनक बताया जा रहा है। ऑन एवरेज कम फीसदी मतदान, उस पर भी कोहराम था, अब यह फीसदी बढ़ा, उस पर और ज्यादा कोहराम है। जयराम रमेश ने, कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, उन्होंने इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी कि ऐसा पहली बार हुआ है कि पहले चरण के मतदान के 11 दिन के बाद और दूसरे चरण के 4 दिन के बाद भी चुनाव आयोग ने मतदान प्रतिशत का अंतिम डाटा जारी नहीं किया। पहले चुनाव, क्या कह रहे जयराम रमेश, पहले चुनाव आयोग मतदान के तुरंत बाद या 24 घंटे के भीतर मतदान प्रतिशत का अंतिम डाटा जारी कर देता था। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर केवल अनुमानित रुझान आंकड़े ही उपलब्ध हैं। ये आरोप थे, देरी का कारण पूछा जा रहा है। अब आते हैं एक और पहलू पर। पहलू यह है कि जो फेस वाइज हमने आपको वोटिंग दिखाई, वो फेस वाइज वोटिंग के आंकड़े बताते हैं कि 19 अप्रैल को पहले चरण में शाम तक आंकड़े निकल के आए थे 60% के आसपास पहले चरण में, और फिर दूसरे चरण में आंकड़े थे शाम तक 61% के आसपास। अब पहले चरण में आंकड़े पहुंच गए 66% के आसपास, जो आंकड़ा आप देख रहे हैं, और दूसरे चरण में भी ये पहुंच गए 66% के आसपास, 67% लगा सकते हैं। यानी कि 6% पहले और दूसरे चरण में 6% का उछाल, आप इसे कह सकते हैं। अब इसी को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, बवाल छिड़ा हुआ है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन आपको सुनाते हैं पहले कुछ राजनीतिक बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। देखिए ये भी गलत है, क्यों रिवाइज किया,
क्या है, इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्यों रिवाइज किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ईवीएम में कुछ बढ़ा रहे हो, इसलिए भी जांच का विषय है। गड़बड़ ईवीएम में, वीवीपैट में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, भारत के लोकतंत्र में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। गड़बड़ है इंडिया अलायंस में। जब परिणाम आएंगे चुनाव के तो आपको ये लोग ढूंढे हुए नहीं मिलेंगे। ईवीएम वही होगी, जनता वही होगी। श्री नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन इंडिया अलायंस वाले आपस में कपड़े फाड़ेंगे। बहुत ही रहस्यमय तरीके से आंकड़े बदल गए। लोग चिंता में है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। पाइपलाइन में सारे हमारे ही कंप्लेंट हैं, तो मैं जानता हूं उनको और किसी की चीज के लिए समय नहीं होगा, पर मैं उम्मीद करता हूं कि तीसरे चरण के लिए 7वें चरण तक ये जो विलंब पहले और दूसरे चरण में देखा गया है वो दोहराया नहीं जाएगा। जब चुनाव समाप्त हुआ था पहले और दूसरे फेज का, तो मीडिया कह रही थी कि 60% के करीब मतदान हुआ है, लेकिन अब 66 बताया जा रहा है, 6% के करीब बढ़ गया है। तो ये सब क्या हो रहा है? कोई इसका संज्ञान लेगा? इस पर कोई बहस होगी? कहीं इसकी चर्चा होगी कि चुनाव आयोग ने जो कह दिया वो मान लिया जाए? भाई, चुनाव आयोग आपका काम है विश्वास दिलाना। एक तो वैसे ही मतदान बहुत कम हो रहे हैं, मतदान आप बढ़वा नहीं पाए, आपने कोई प्रयास नहीं किया, और कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और को आप बंद दरवाजे से या पीछे के दरवाजे से मदद करना चाहते हैं। ये बहुत गंभीर मामला है, इसका स्पष्टीकरण आना चाहिए। और चुनाव जिस दिन हो उसी दिन रात को, भले देर रात, परसेंटेज आना चाहिए। देश के जनता गया मतदान, अब शुरू हुआ घमासान। ईवीएम को लेकर विपक्ष पहले से ही आपको बता दें कि सवाल उठा रहा था, और अब वोटिंग फीसदी के आंकड़ों को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष पूछ रहा है कि आंकड़े देरी से क्यों जारी किए गए हैं। साथ ही विपक्ष का यह भी सवाल है कि आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई तो हुई कैसे। यानी कि चुनाव आयोग ने 2 फेज में हुई वोटिंग के फाइनल आंकड़े कल जारी किए, और विपक्ष का आरोप है कि कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि वोटिंग के 11 दिन के बाद आंकड़े जारी किए हों। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। शांत प्रकाश जाटव जी हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं। भूदेव शर्मा है हमारे साथ, कांग्रेस के युवा चेहरे हैं। नरेंद्र सोनी साहब हैं, आम आदमी पार्टी के तेजतर्रार प्रवक्ताओं में से एक है, और कुछ ही देर में राजनीतिक विश्लेषक भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले भूदेव शर्मा, आपसे इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं, विपक्ष ने लगाए हैं। चलिए, मान गए कि चुनाव आयोग ने देरी की, यह भी मान गए कि आज तक इतिहास में 11 दिनों के बाद, पहले चरण के बाद आंकड़े आए हों, लेकिन एक बात भूदेव भाई, इससे क्या साबित हो रहा है, क्या शंका है आप लोगों को? जी बिल्कुल तिलक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तिलक जी, कुछ चीजें हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा कि एक विश्वास होता है किसी के प्रति, लेकिन आज जिस तरह से सरकारी संस्थाओं पर इस देश के लोगों का जो विश्वास टूटा है वो अब किसी से छुपा नहीं है। चाहे वो ईडी हो, सीबीआई, थोड़ा ऑडियो प्लीज बढ़ा दीजिएगा जी। जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ भूदेव भाई, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। तो तिलक जी, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, तो वो किसी से छुपा तो नहीं है। 2019 में हमने देखा था कि कैसे मोदी जी की रैली होनी थी उत्तर प्रदेश में, उसके लिए 3 घंटे तक जो क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ा दिया गया चुनाव आयोग के द्वारा, तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आचार संहिता लगनी थी और वो कोई घोषणा नहीं कर पाते। तो आज जिस तरह से किसी से छुपाने के 24 घंटे में जो आंकड़े प्रकाशित होते थे, 1947 में देश आजाद हुआ, 1951 पहली बार चुनाव हुए, तब से लेकर के आज तक, लेकिन अब पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, चाहे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो बौखलाए हुए हैं, तो ये अब किसी से छुपाने में इसके लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं सत्ता के लिए। तिलक जी, कुछ दिन पहले जब चुनाव नहीं, इससे किसको फायदा, किसको नुकसान? तिलक जी, मैं वही बता रहा हूँ कि देखिए, अभी जब जिस दिन चुनाव हुआ, चुनाव वाले दिन, उसके अगले दिन हम डिबेट कर रहे थे कि आखिर चुनाव इतना कम क्यों हुआ, हाँ। आखिर चुनाव का प्रतिशत क्यों गिरा, हाँ। तो मोदी मीडिया, चाहे कोई मीडिया, कुछ चैनल थे जो ये बोल रहे थे कि भाई विपक्ष की इसमें जिम्मेवारी बनती है, विपक्ष को भी चुनाव को बढ़वाना चाहिए था। अरे जिम्मेदारी बनती है चुनाव आयोग की, लेकिन आज चुनाव आयोग ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर दिया। जो आंकड़े आ रहे थे उसमें डायरेक्ट बढ़ा दिए।
तो ये नहीं डायरेक्ट ऐसे ना ना ना, ये मन की मौज थोड़ी ना है भूदेव भाई की मन किया तो भैया 66% कर दिए और मन किया तो 70% कर दिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं? तिलक जी देखो, सीएलटीएस का आंकड़ा ये कहता है कि 2019 में जब उन्होंने सर्वे किया था तो 54% लोगों का जो क्या 54 हाँ। क्या है चुनाव आयोग पर भरोसा था। आज उसका जस्ट आधा, मतलब उस पर 28%। सर आप जब रोज चुनाव आयोग को कोसेंगे तो यही हाल होगा ना। आप डेली कभी चुनाव आयोग, कभी कोर्ट, कभी इलेक्शन कमीशन के साथ साथ कभी ईडी, कभी सीबीआई, किसी पर तो विश्वास होना चाहिए ना आपको। तिलक जी मैं इस पर विश्वास करूंगा क्या? सर्वे क्या कहते हैं भाई? आप लोगों की संस्थाएं वही आप लोग ही होते हैं उन संस्थाओं में जो सर्वे करते हैं। वो ये कह रहा है कि 2019 में 54% लोगों को इलेक्शन कमीशन पर भरोसा था, वो आज 28% लोगों को रह गया। और मुझे लगता है कि अगर आगे अगर चुनाव अगर होगा, अगर होता है कि नहीं होता है वो आगे पता चलेगा। अगर होगा तो मुझे लगता है ये भरोसा 5 से 6% पे आ जाएगा। अगर इसी तरह से अगर चलता रहा तो 60% को जो क्या है 66%, 67% में बढ़े तो 60% का मतलब आप समझते हो तिलक जी? 1 या 2% अगर इधर से उधर होता है तो पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। सरकार तो बन जाती है, हजार 15 वोटों से जो क्या है व्यक्ति हारते हैं, 1 वोट से भी हारे राजस्थान में स्थिति होती है। तो ये किसी से छुपा नहीं है कि आखिर क्या छुपा हुआ है, ये हम नहीं कह रहे, ये देश की जनता ये पूछ रही है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो ये है कि सवाल चुनाव आयोग से पूछा जाना चाहिए। चुनाव आयोग से पूछ रहे ठीक ठीक। श्याम प्रकाश जाटव जी जी विपक्ष कह रहा है कि जवाब तो आना चाहिए ना कि देश के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, ना जाने कितने चुनाव हुए, 11 दिन के बाद पता चल रहा है कि वोटिंग प्रतिशत क्या है। सही बात है, बिल्कुल जवाब भी आना चाहिए, क्यों डिले हुआ है ये भी मालूम पड़ना चाहिए। और वो सब जवाब जो है वो इलेक्शन कमीशन ही दे पाएगा। यहाँ पर इस पर राजनीति करने का औचित्य मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, वहां डिले हुआ है और उसका जवाब जो है जिसने डिले किया उससे पूछा जाना चाहिए, मगर राजनीति करना क्या? आपको कोई संदेह नहीं हुआ? ये कह रहे हैं हमें संदेह हो रहा है कि भाई इतनी 11 दिन लग गए ये पता करने में कि हम कितने प्रतिशत मतदान हुआ। देखिए, हम तो जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका सम्मान करते हैं। इलेक्शन कमीशन हमारी संवैधानिक संस्थान है, हमें उसका सम्मान है, हम उसका सम्मान करते हैं। मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार की जो इलेक्शन कमीशन जो है उस पर टीका टिप्पणी करना औचित्यपूर्ण है, क्योंकि इसमें जितने लोग काम कर रहे हैं वो इस देश के लिए काम कर रहे हैं। श्याम प्रकाश जाटव जी, देश के लिए तो आप भी काम कर रहे हैं, भूदेव जी भी काम कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, देश के लिए तो काम कर रहे हैं ना सर। ऐसे में इनके ऊपर शक करना, हाँ, ये कहां तक जायज है? मुझे नहीं, तो वो लगता ये है कि किसी ना प्रकार से विषय यही है कि दिन भर में मतदान की काउंटिंग पूरी हो जाती है, राइट सर? जी, मगर वोटिंग फीसदी का पता लगने में 11 दिन का वक्त लग जाता है। तो क्या ये संदेह नहीं पैदा करता है? वो ये कह रहे हैं कि भाई वजह तो होगी ना कुछ। नहीं तो इस संदेह में क्या समझना चाह रहे हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो संदेह है अगर 11 दिन मैं पूछ लेता हूं आपके सामने, भूदेव जी क्या संदेह है, वो क्या साबित करना चाह रहे हैं? संदेह है, क्या हुआ होगा इससे बताइए। वो कह रहे क्या संदेह है, बता दीजिए। 6% वोट बढ़ना संदेह अब मुझसे पूछा जाना चाहिए? मुझे तो लगता है कि इसका सवाल तो चुनाव आयोग से पूछा जाना चाहिए। सवाल आप उठा रहे तो आप ही से पूछूंगा ना मैं। नहीं, वही तो पूछ रहे हैं श्याम जी, बताइए ना कि क्या हुआ होगा। वो कह रहे हैं अगर 6% बढ़ गया तो क्या हुआ होगा, बताइए। नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ कि जो 400 पार बोल रहे थे कि जिनको जो मतलब चुनाव एक तो छोड़ दो, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे। आप तो ये बताओ कि इसमें आपको शक क्या है? तो ये देश की जनता पूछ रही है, मैं नहीं पूछ रहा। इसका जवाब तो चुनाव आयोग को देना चाहिए। सर ऐसा नहीं है ना कि विपक्ष ने पूछा तो मतलब देश की जनता पूछ रही है। आपने पूछ रही है 63% जनता। शांत जी कह रहे हैं कि ये बताओ कि इसके पीछे मोटिव क्या हो सकता है। वो कह रहे हैं मोटिव क्या है ये बताओ ना, क्यों ये सवाल उठा रहे हो आप? तिलक जी, मैं वही सवाल का मोटिव ही बता रहा हूँ ना। देश की 63% जनसंख्या का जो प्रतिनिधित्व करता है विपक्ष, वो ये जानना चाह रहा है कि जो ये 400 पार का नारा देकर के जो एक ह्यूमर बना रहे थे देश में, तो क्या वो इसी के आधार पर बना रहे थे? क्या चुनाव आयोग भी आज सरकार से बिका हुआ है, सरकार के लिए काम कर रहा है? तो ये पूरा मोटिव सबको साफ दिखाई देता है। इसमें पूछने वाली बात कौन सी होती है? मुझे नहीं लगता कि इसका सवाल पूछा जाना चाहिए कि इसका मोटिव क्या है।
जान जी वो कह रहे हैं कि भाई इरादा ठीक नहीं है आपका। तिलक जी, नहीं, मैं तो ये बात कह करके मोदी जी इस देश में भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, जिनको ये बताना चाहिए कि हमने क्या काम किया, कहाँ एम्स बनवाई, कहाँ यूनिवर्सिटियां बनवाई, कहाँ हमने विकास का काम किया। वो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, वो अभी इस पर बात करते हैं, वो राम मंदिर की बात मुझे कर रहे ऐसा हैं। लगता है तो कि क्या भूदेव वो जी जो है ये बात कह करके इलेक्शन कमीशन का अपमान कर रहे हैं, हो गया। साथ ही साथ वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान कर रहे हैं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को बिल्कुल पूरी तरीके से जायज माना। इसमें किसी प्रकार का भी कोई भी लीक नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इस चीज को बिल्कुल अभी स्पष्ट किया। और उसके बाद आपके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा ये कहा जाना कि ये जो आंकड़े आने में देरी हुई है, ये 400 पार का जो मामला है उसको पूरा करने का इलेक्शन कमीशन का कोई षड्यंत्र है, सरकार के साथ मिली भगत करके। आखिर इस प्रकार की अफवाह फैलाने के पीछे लॉजिक क्या, मेरी ये समझ में नहीं आता। जल्दी से भूदेव जी जवाब दीजिए, फिर AK मिश्रा भी जा गए। जल्दी से। चलिए, मैं मानता हूं कि इसमें इलेक्शन कमीशन की कोई कमी नहीं है क्या, लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या आपको नहीं लगता कि अगर कोई भी सरकारी संस्था अगर इस तरह की गलती करती है तो उसके लिए चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको मिलकर के आवाज उठानी चाहिए। गलती जहाँ चुनाव आयोग को सफाई देनी चाहिए, वहाँ ये चुनाव आयोग के प्रवक्ता क्यों बने हुए हैं बीजेपी के लोग, या बीजेपी के प्रवक्ता या बीजेपी के नेता? तो ये इससे क्या संदेश जाएगा, आप ही बता दीजिए। इसको बताने की गलती क्या है? उन्होंने ये तो है नहीं, पहले प्रोविजनल आंकड़े पेश किए, उसके बाद उन्होंने फाइनल आंकड़े पेश कर दिए। तो प्रोविजनल आंकड़े और उसमें तो अंतर हो गई होगा। अब इसमें आप गलती की बात कह करके फिर वही आप क्या नाम है इलेक्शन कमीशन का अपमान कर रहे हैं। तो मूर्ख बनाना बंद कीजिए। मतलब मूर्ख जनता को ना विश्वास, यहाँ पर मसला विश्वास का है ना, विश्वसनीयता का है। ठीक, आप ये कह रहे हो कि ये जनता को मूर्ख बना रहे हैं। हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ। और अभी थोड़ी देर बाद आप कह रहे थे कि ये चुनाव आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद चुनाव ही नहीं होगा। ये एक मिनट भूदेव जी, एक मिनट, ये भ्रम की स्थिति तो आप ही पैदा करो, कह रहे हो कि अगली बार तो चुनाव ही नहीं होगा। अभी डाल लो, मन करे तो वोट डाल लो, नहीं तो फिर नहीं होगा। एक मिनट, कमीशन इस तरह से करेगा तो भ्रम तो पैदा होगा ही ना। एक मिनट, AK मिश्रा भी और सोनी साहब भी आ गए। एक मिनट, मोदी जी के खिलाफ शिकायत की जाती है और JP नड्डा जी को नोटिस जाता है, तो ये भ्रम कौन पैदा कर रहा है? भूदेव भाई अब क्यों कौन कर रहा है साहब? वो राहुल गांधी को भी नोटिस जानी चाहिए था, चला गया। फिर खड़गे जी को भी पूरी बात नहीं बताओगे आप, अधूरी बात बताओगे। राहुल जी को नोटिस जा रहा है ना? नहीं, राहुल जी को नहीं जा रहा ना। आप ये कह रहे हो कि चला गया नड्डा जी को जाना चाहिए था मोदी जी को, और चला गया फिर खड़गे जी को जाना चाहिए था राहुल जी को। कैसी बातें करो भूदेव भाई? एक मिनट रुको ना, एक मिनट। AK मिश्रा जी राजनीतिक पंडित हैं। मिश्रा जी आवाज आ रही है मेरी? मिश्रा जी हाँ, आवाज आ रही है, बताइए। हाँ, वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया, आप परेशान क्यों हो? ये वोटिंग परसेंटेज जिसको लेकर कल तक हम लोग आकलन कर रहे थे कि बहुत बहुत कम है, बहुत कम है, अब ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया है। ये देश के लिए वाकई में बहुत बड़ी खबर है। मिश्रा जी जरा थोड़ा विस्तार से समझाइएगा कि दिन भर में मतदान की काउंटिंग पूरी हो जाती है, मगर वोटिंग फीसदी का पता लगने में 11 दिन का वक्त लगता है। क्यों? मैं आपको चावला जी बता रहा हूं। पहले तो मेरा ये कहना है, ये मानना है, या इलेक्शन कमीशन को सजेशन है कि वोटिंग परसेंटेज ही आप बताना बंद कर दीजिए। जिस दिन काउंटिंग होगी उसी दिन पता चलेगा, जिस दिन वोटिंग परसेंट हुआ उसी दिन सुबह बताइए। उसके पीछे कारण है, वोटिंग परसेंट से तरह तरह की अफवाहें होती हैं, वोटरों के साइकोलॉजी को अफेक्ट किया जा सकता है, घुमाया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है। तो ये निष्पक्ष वोटिंग नहीं होगी। और जिनको वोटिंग परसेंट पता करना है बीजेपी या कांग्रेस को, तो उनके पोलिंग बूथ के मैनेजर होते हैं, उनके एम्प्लॉय होते हैं, उनके कार्यकर्ता होते हैं, वो गिनते रहे। उनको पता है कि इस बूथ पे कितने वोटर्स रजिस्टर्ड है, कितने आए, कितने नहीं आए, तो अपनी अपनी पार्टी को वो खबर कर दे। रही बात इलेक्शन कमीशन को जो 11 दिन लग गए, उसके पीछे कारण है। कारण यह है कि लगातार कई चरणों में चुनाव चल रहे हैं, 90 करोड़ से ज्यादा यहाँ पे वोटर हैं। सारे वोटिंग को कंडक्ट करवाने के बाद भाई वोटिंग परसेंट कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि आज ही पता चल जाए, नहीं तो हाय तौबा प्रलय आ जाएगी। मैं बोलता हूँ 2 दिन के बाद पता चला तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई? कोई
कोई प्रॉब्लम हो गई? या 10 दिन के बाद या 1 महीने के बाद 4 जून की सुबह अगर इलेक्शन कमीशन वोटिंग परसेंट बताए तो उससे क्या ये आप कह रहे हैं सामान्य घटना है? मेरे लिए ये इलेक्शन कमीशन को तो वोटिंग परसेंट बताना ही बंद कर देना चाहिए। 4 जून को सुबह बताए कि टोटल वोटिंग परसेंट इतना हुआ, एरिया वाइज इतना हुआ। मिश्रा जी, आपका सुझाव तो पूरा देश सुन रहा होगा जो आप सुझाव दे रहे हो। इसका लॉजिक तो मेरे सर के तो ऊपर से निकल गया, जनता समझ रही होगी। लेकिन बाकी एक बात बताओ, आप ये कह रहे हो कि भैया इलेक्शन कमीशन को बताना ही नहीं चाहिए कि भैया कितने प्रतिशत वोट पड़े। ठीक, ये गलत की थ्योरी है आपकी। लेकिन एक मिनट मिश्रा जी, 443 सीटों की काउंटिंग दिन भर में हो जाती है, ठीक, मगर 2 चरणों के वोटिंग फीसदी को जारी करने में 11 दिन की देरी लगती है। आप कह रहे हो सब कुछ सामान्य है। नहीं, मैं बता रहा हूं, वोटिंग फीसदी कैसे गिनते होंगे, वो मैनुअल होता होगा। ईवीएम में काउंटिंग इसलिए 1 दिन में हो जाती है सारे सीटों की कि उनको कंक्लूजन निकालना होता है, बटन दबाया निकल गया, ऑटो रिकॉर्डेड होता है। वोटिंग परसेंट एक बार ईवीएम में जब वोटिंग हो गया तो ईवीएम सील पैक हो जाती है, उसमें से कोई डाटा नहीं निकाल। तो वोटिंग परसेंट निकालने के लिए जो उनके बूथ पे वोटर लिस्ट होती है उसमें से देखना पड़ता है, फिर मैनुअल वे में आप। मिश्रा जी, पब्लिक हंस रही होगी, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो आज? नहीं, कोई पब्लिक नहीं हंस रही है। मैं तो बोल रहा हूँ 4 तारीख की सुबह इलेक्शन कमीशन वोटिंग परसेंट पहले बताए, डिस्ट्रिक्ट वाइज बता दे, बूथ वाइज बता दे। जिनको वोटिंग परसेंट में इतना इंटरेस्ट है तो उनके पोलिंग बूथ मैनेजर क्यों बैठे रहते हैं? उनके यस, एक मिनट शांत जी, आपसे ज्यादा डिफेंड कर पा रहे हैं आज। एक बात मिश्रा जी, ये समझाइएगा मुझे कि भाई आपने जो बात कही कि पोलिंग बूथ पर सबके एजेंट होते हैं, ठीक, जो चुनाव लड़ रहा होता है उसके पास पूरी लिस्ट होती है कहां किस बूथ पर कितने वोट हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा भूदेव भाई, नरेंद्र सोनी साहब? शाम तक उसे मालूम चल जाता है कि मुझे कितने वोट पड़े हैं। अब तो फिर क्यों हल्ला मचा रहे हैं? तो मिश्रा जी, तो आप ही दलील अजीब सी, आप ही कह रहे हो कि भाई ये वोटिंग परसेंटेज क्यों जारी करें? यस, अब आपने मेरी बात बोली है। देखिए, मैं आपको बोल तो सर, मैं आपसे वही तो कह रहा हूं, जब पोलिंग बूथ पर खड़ा हुआ एजेंट ही बता देता है कि भैया कितना वोट पड़ा, उस लिस्ट में आ जाता है कि भैया इस बूथ पर 1200 वोट थे और 800 वोट पड़े। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? नहीं, आप एकदम सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं भी गलत नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, पक्ष विपक्ष के किसी भी नेता कार्यकर्ता से पूछे 4 जून को किसकी सरकार बढ़ रही है, कितनी सीट आ रही है, किसकी कितनी सीट गायब हो रही है, किसका सूखड़ा, ये सारे नेताओं को पता है, मीडिया में बोल रहे हैं। और आपने बोला कि सारे नेताओं की पार्टियों को उनके कार्यकर्ता बता देते हैं मेरे कितने वोट पड़े। इलेक्शन कमीशन का काम डिफरेंट होता है। इलेक्शन कमीशन की पहली प्रायोरिटी होती है वोटिंग मशीन को सेफली बंद करना, पैक करना, पुलिस पैक करना। पैक करने के नरेंद्र सोनी साहब, मिश्रा जी कह रहे हैं कि भाई ये जो फीसदी वाला मसला है वो खत्म ही कर देना चाहिए। पहले वो प्रायोरिटी करे वोटिंग। एक मिनट कि बैठ के वो देखे कि कितने। मिश्रा जी, 1 मिनट अब रुक जाइए ना, 1 मिनट। नरेंद्र सोनी साहब, मिश्रा जी तो कहना चाहते हैं कि चुनाव ही नहीं होने चाहिए। देखिए, ऐसा है कि मिश्रा जी को सुन के मुझे बड़ी हंसी आ रही है और पूरी जनता हंस रही होगी आज इनके ऊपर। इनको इतना भी नहीं पता है कि जब चुनाव होता है किसी बूथ के ऊपर तो वोटिंग मशीन सील होने से पहले एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक फोन देता है, वो उनके पास भी एक कॉपी होती है और जो बूथ पे इंचार्ज होता है पार्टियों के उनको भी दिया जाता है। उसमें नंबर ऑफ वोटिंग भी होता है, नंबर वोटिंग परसेंटेज भी होता है, सारी चीजें होती हैं। तो जनता को भ्रमित करने का प्रयास ना करें, ये परसेंटेज निकालना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। आप बीच में ना बोलिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, आप बीच में ना बोलिए, मेरी बात सुन लीजिए पहले। देखिए, एक टीएन शेषन साहब का जमाना था, क्या पूरे देश के अंदर कोई उनसे उंगली उठा सकता है? क्या कोई उंगली नहीं उठा सकता। आज तक टीएन शेषन साहब को जो है याद किया जाता है निष्पक्षता के चुनाव के लिए। आखिर आज चुनाव आयोग पर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं? 1 महीना पहले आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग को शिकायत दी थी कि दिल्ली के अंदर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पर आपत्तिजनक पोस्टर लगाए भाजपा की ओर से, और 1 महीना हो गया, उस पर कार्रवाई नहीं होती है। और जैसे ही आम आदमी पार्टी का जो है थीम सॉन्ग लॉन्च होता है कैंपेन के लिए, उस पर चुनाव आयोग तुरंत रोक लगा देता है। तो ये तो साफ नजर आ रहा है ना, तो एक्टिविटी दिखा रही है।
ये तो पूरे देश के सामने देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग AK मिश्रा कह रहे हैं, ये बताइए कि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया तो इस पे क्या संदेह है आपको? वो कह रहे हो। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं मिश्रा जी, मैं चावला जी, मैं ये कह रहा हूँ, मिश्रा जी को भी जवाब दे रहा हूँ और दर्शक भी सुने। आप सुन लीजिए मिश्रा जी, पहले सुन लीजिए मिश्रा जी, सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप बोल लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग को तो सारे मीडिया जगत को भी नोटिस कर देना चाहिए। फिर वो जो दिन रात दिखाए जा रहे हैं कि इतना % वोट हुआ, इतना % वोट हुआ, फिर तो इसका मतलब मीडिया भी भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है लोगों में। फिर चुनाव आयोग को उनसे भी पूछना चाहिए कि भाई आप गलत क्यों दिखा रहे हो, हम जब दिखाएंगे उसके बाद आपको जारी करना है आंकड़ा। और आप 11 दिन के बाद बड़ी पसोपेश, मतलब बड़ी हास्यास्पद स्थिति है ये। भारत का चुनाव आयोग 11 दिन के बाद आंकड़े जारी कर रहा है, कमाल की बात है। मीडिया तुरंत बता दे रहा है, शाम तक मीडिया पूरा दिखा रहे हैं इतना % वोट हुआ, इतना % वोट हुआ, और शाम प्रकाश यादव जी अकेले केवल चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं, पूरी भाजपा अकेले चुनाव आयोग के साथ खड़ी है। उनको भी तो सवाल करना चाहिए, आखिर ये आश्वस्त क्यों है? ये शक पैदा करता है, ये संदेह पैदा करता है कि अकेली भाजपा क्यों आश्वस्त है चुनाव आयोग से। बाकी जब सारी पार्टियां सवाल कर रही हैं कि भाई साहब आप 11 दिन कैसे लेट हो गए, वही मामला आ रहा फिर से। जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पूछा कि आप जो है इतना समय क्यों मांग रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने में, और फिर अगले दिन आ गया। जब जैसी सख्त हुआ फिर अगले दिन आ गया। ये जो सारी तमाम संस्थाओं का मजाक बना दिया भाजपा ने। सोनी साहब, आज देश की किसी संस्था पर तो विश्वास होगा आपको, या लिस्ट जारी कर दो इस पर विश्वास है, इस पर नहीं है, किसी पर तो विश्वास करोगे? देखिए, विश्वास के भी तो पैमाने होते हैं ना, मैं तो एक्टिविटी बता रहा हूँ। नहीं सर, आपके पक्ष में होगा तो पैमाना सही है। मैं बिल्कुल पक्ष में नहीं कह रहा हूँ, मैंने बिल्कुल नहीं कहा ऐसा कि मेरे पक्ष में होगा। ठीक, AK मिश्रा जी जल्दी से, फिर शांत जी आपके पास आ रहा हूँ। आप शांत प्रकाश जाटव जी बता दें कि हमने एक महीने पहले कंप्लेन की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2500 पोलिंग बूथ होते हैं। इलेक्शन कमीशन का काम केवल इतना नहीं होता है, 2500 पोलिंग बूथ से वो सारे मशीन को इकट्ठा करना, एक जगह ले जाना, पहले प्रायोरिटी वो होती है। दूसरे चरण की तैयारी, मैं तो बोलता हूं कि इलेक्शन कमीशन बोल दे कि मैं 4 तारीख को 10 बजे सुबह या 5 बजे सुबह 6 बजे सबसे पहले वोटिंग % बताऊंगा, फिर उसके बाद गिनती होगी। बाकी पार्टियों के पास तो डाटा है, इन्हें कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन कितनी सारे काम करवा दीजिए। आपके तरीके से चुनाव होंगे तो चुनाव नहीं होगा देश के अंदर, तो कैसी बात कर रहे हैं आप? किस तरह की आपकी बातों को सुन के आप लोग कैलकुलेट करते रहिए, जिसको जो करना है। इलेक्शन कमीशन को पहले इलेक्शन कंडक्ट करवाने दीजिए, फिर डाटा पब्लिश करने का काम इलेक्शन के बाद 3 जून को हो जाए। 3 जून डाटा पब्लिकेशन का डेट रख लीजिए, 4 जून को वोट काउंटिंग होगी। सारे डाटा, सारी इंफॉर्मेशन देगी, कितने लड़के आए, कितनी महिलाएं आए, कितने जवान, कितने बुढ़े, कितने मीडिया वाले, कितने पक्ष से विपक्ष से। इतना हल्ला क्यों बचाना भाई वोटिंग % के लिए? 3 तारीख को वोटिंग % डिक्लेयर, सारे डाटा 3 तारीख को इलेक्शन कमीशन को डिक्लेयर करना चाहिए। इसके बीच सारा फोकस उसका केवल इलेक्शन को जो है सेफ कंडक्ट करवाने के लिए होना चाहिए। मतलब डाटा आना ही नहीं चाहिए, यही कह रहे हो आप? हाँ, यही कह रहे हैं, डाटा आना नहीं चाहिए। नहीं, ओके, एक मिनट मिश्रा जी, एक मिनट। शांत प्रकाश जाटव जी, विपक्ष ये कह रहा है कि हम चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, डिफेंड करने आप आ जाते हैं, सफाई देनी चाहिए चुनाव आयोग को, और सामने आ जाती है बीजेपी। नरेंद्र सोनी साहब और भूदेव जी यही बात कह रहे हैं, जवाब दीजिए सर इसका। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि हम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका सम्मान करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। और चूंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो उसको हर जगह से क्लीन चिट मिल रहा है। ईवीएम के मैटर में आपने देखा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। ठीक इसी तरीके से चुनाव की प्रक्रिया में बहुत लंबा अरसा मैंने बिताया है। तो अभी जैसे सोनी जी ने बताया, बिल्कुल ठीक बताया कि हमारे जो एजेंट रहते हैं उनके पास में उनके सिग्नेचर होते हैं और कितने कितने वोट पड़े, वो सब चीजें, वो ये तो जिस वक्त वोट पड़ता था कागज से तब भी हुआ करता था, और आज भी जो है वो पैटर्न है। और साथ ही साथ वो जो कागज होता है वो जिस दिन काउंटिंग होती है उस दिन टैली भी किया जाता है। जो हमारे एजेंट वहां पे काउंटिंग पर होते हैं
किसी भी पार्टी के, वो उसको टैली भी करते हैं कि हाँ ये जो मशीन खुल रही है इसमें इतने वोट थे और मेरे हस्ताक्षर हैं या नहीं, हमारे साथी के हस्ताक्षर है नहीं, वो टैली कराया जाता है। इतना आसान नहीं है कि एकदम जो है ना कोई चीज हो जाए और एकदम। और ठीक इसी तरीके से हमारा व्यक्तिगत जिस वक्त में हम लोग उस वक्त साइन करते हैं उस कागज पर, जो हमारे एजेंट रहते हैं, उसके आधार पर प्रत्याशी को, सभी पार्टी के पक्ष के प्रत्याशियों को ये पता लग जाता है कि आज किस पोलिंग बूथ पर कितना वोट पड़ा है, और उसी के आधार पर एक टेंटेटिव आंकड़ा जो है वो निकल मैं वही करके कह रहा आता था है। शांत प्रकाश जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। मेरा ये मानना है बहुत गहराई से इस मामले को समझना चाहिए। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। हाँ, एक मिनट सोनी साहब आ रहा हूं। मैं जानता हूं आप जो सवाल पूछना चाह रहे हैं, मैं बस इतना जानना चाह रहा हूं, जब जैसे आपने कहा कि भैया जो पोलिंग एजेंट होते हैं, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी से हो या आपकी पार्टी से हो, उसको मालूम होता है कि कितना वोट पड़ा। जी ठीक सर, जब उसी को मालूम होता है कि कितना वोट पड़ा और चुनाव आयोग को 11 दिन लग जाते हैं, संदेह तो यही है ना सर, आज शाम तक तो आपके पास भी आंकड़ा आ जाता है कि भाई बताओ कहां कहां कितना वोट पड़ा। आधा घंटे में सब चीज आ जाती है, आधा एक घंटे। हाँ, तो वही तो बात वो कह रहे हैं कि भाई 11 दिन लग गए। आपका अनुभव क्या कहता है, इतना वक्त तो कभी लगा होगा? मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि आपने भी कई चुनाव जो है जाकर खुद कवर किए, मतलब वहां पर रहे आप एजेंट के रूप में, तो आपको प्रक्रिया सब कुछ मालूम है। बिल्कुल, और घंटे भर में सब चीजें क्रिस्टल क्लियर अपने ध्यान में आ जाती है। और मैं समझता हूँ सभी सक्रिय जो कार्यकर्ता रहते हैं सबके कागज पे होता है कि उस बूथ पे इतना पड़ा, उस बूथ पे इतना पड़ा। अब ये जो घटना क्या है, अभी जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, इस विषय पर तो जानकारी इलेक्शन कमीशन ही देगा। हाँ, तो वही तो बात विपक्ष कह रहा है कि आप क्यों डिफेंड कर रहे हो फिर? मैं तो डिफेंड कर ही नहीं रहा। मैंने कहा कि हमारे पास तो 1 घंटे में आंकड़े आ जाते हैं। हाँ। अब वहां पर डिले क्यों हुआ, उसके पीछे मैलिस मतलब किसी तरीके से वो नहीं है, बदनीयती नहीं है विभाग की। हाँ, बदनीयती नहीं है। ओके सोनी साहब पहले आप, फिर भूदेव जी आ रहा हूं आपके पास, बोलिए क्या कहना चाह रहे? मैं तो चावला जी केवल शांत प्रकाश जाटव जी से इतना पूछना चाह रहा हूं कि आप सिर्फ ये बता दीजिए कि 11 दिन में आंकड़े आए, हमें आपत्ति है, हमें कुछ दिक्कत लग रही है कि भाई इतना समय क्यों लगा, हम चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं, आप क्यों नहीं पूछते हैं? आप क्यों संतुष्ट हैं आखिर चुनाव आयोग से? हम इसलिए संतुष्ट हैं कि हमें मालूम है कि पूरी इलेक्शन की प्रक्रिया क्या है, और कुछ भी कोई भी चीज बिल्कुल चाहकर भी नहीं बदल सकती। सही बात है, इनको मालूम है कि कैसे चाहकर भी नहीं बदल सकता। आप किसी मशीन को टेम्पर करके, उन पेपर्स को टेम्पर करके, यू कांट चेंज। ये सब बातें जो है फर्जी बातें हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं। हमने कभी भी ईवीएम के ऊपर, चाहे वो कांग्रेस के टाइम में ईवीएम जो है काम कर रही थी, चाहे किसी भी वक्त में काम कर रही हो, 2004 से शुरू हुई थी ईवीएम। सुन ले मेरी बात, कोई बात नहीं, सोनी भी मेरी बात सुन लो। हमने कभी भी इसके ऊपर आक्षेप नहीं लगाया, हमने हमेशा भरोसा किया है सारी टेक्नोलॉजी जो है उनके ऊपर। आज सारा विपक्ष लगा रहा है, सारी देश की सारी पार्टियां पूछना चाह रही है चुनाव से, भाई डिले क्यों हुआ? ये तो हमारा संवैधानिक राइट है ना पूछना। सारे मीडिया चैनल मैंने कब मना करा कि आप मत पूछो? तो मैं तो भाजपा ये कह रही है कि आप मत पूछो, आप खूब पूछो। भाजपा अकेले क्यों संतुष्ट है आखिर? इसका हम इसलिए संतुष्ट है कि हम भाजपा चला रही है क्या? हम तो 2004 में भी संतुष्ट थे जब हम चुनाव हारे। हम लोकसभा में थे, हम 2004 में जब ये ईवीएम आई तब हम चुनाव हारे, तब भी हमने इसका विरोध नहीं किया। मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ। आपने फौज के नाम पर कभी वोट नहीं मांगा। संस्थाओं के ऊपर पूरा भरोसा करते हैं। फौज के नाम पे वोट मांगा, भारत की सेना हम संस्थाओं के ऊपर पूरा भरोसा करते हैं, संस्थाओं के ऊपर किसी तरीके की टीका टिप्पणी नहीं। दिन रात हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पे वोट नहीं मांग सकते आप। चुनाव आयोग क्यों नहीं बोल रहा है? वो तो आप लोग मांगते हो ना, इसीलिए संतुष्ट है। वो तो आप मांगते हो। प्रकाश जी, आप जिनके साथ गठबंधन कर रहे हो वो लोग मांगते हैं। वो ये सोनी साहब एक मिनट, शांत प्रकाश जी, आज विषय ये नहीं है ना, अब काहे को वोट जिहाद खेल रहे हो यहाँ पर? वोट जिहाद मत करो यहाँ। हाँ, यहाँ वोट जिहाद का विषय नहीं है अभी। भूदेव जी, जो बात ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक भूदेव भाई, उसके बाद एक विषय अब ये भी निकल के आया कि भाई देरी क्यों?
जैसे कि अभी मिश्रा जी ने कहा कि भाई ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी कि भैया आज ही चाहिए आपको आंकड़े की कितने प्रतिशत वोट पड़े? जब आंकड़े जारी करने का टाइम आएगा कर दिए जाएंगे, तो उसमें दिक्कत क्या है, संशय क्या है? बिल्कुल तिलक जी, देखो मुझे सिर्फ एक से 1.5 मिनट का समय देना, मैं सारी बात क्लियर करता हूँ। हाँ। पहले तो मिश्रा जी की बात को मैं जब सुन रहा था तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। क्यों? मिश्रा जी कह रहे हैं कि आंकड़े जारी ही नहीं करने चाहिए। मिश्रा जी तो कल को ये भी कह देंगे कि जब काउंटिंग होती है तो किसी भी पार्टी को मत बुलाओ, जो भी इलेक्शन कमीशन काउंटिंग करके बाहर बता देगा ये जीता, ये हारा, ये हो जाए। या मिश्रा जी तो ये भी कह देंगे इतना लफड़ा होता है, इतनी आवाज है, इतना पैसा बर्बाद होता है, देश की जनता का पैसा लगता है, सरकार का पैसा खर्च होता है चुनाव कराने में, चुनाव ही मत कराइए। ये तो वही वाली बात हो गई ना। आप हर बात के आंकड़ों को क्यों छुपाना चाहते हो? आपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को छुपाने की कोशिश की, पीएम केयर फंड का पैसा कहां से आया, कहां गया, आपने वो छुपाया। कोरोना में कितने लोगों की डेथ हुई, आपने वो छुपाया। आखिर ये सरकार आंकड़ों के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही है? तो इस पे पूरी सीधी तौर पे ये संशय तो पैदा होगा कि नहीं होगा? अब मिश्रा जी तो बोल देंगे कि चुनाव मत कराइए, सरकार की मर्जी है, आंकड़े मत बताइए। कहाँ बोला मिश्रा जी ने? क्या मतलब? मिश्रा जी कहाँ बोला कि चुनाव मत करवाओ? मैं कह रहा हूं ना कि जो ये बोल रहे हैं कि आंकड़े मत बताइए, परसेंटेज मत बताइए, ये मत बताइए। अरे भाई, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है कि कोई भी चीज है, अगर एक भी व्यक्ति को अगर कोई संशय है तो उसको उसके सामने लाकर उसको क्लियर करना चाहिए। जब देश की 63% जनसंख्या, नहीं, चुनाव आयोग आपको अगर ईवीएम हैक करने के लिए बुलाता है तो आप आते नहीं हो और कह रहे हो कि भैया संशय दूर होना चाहिए। अब कैसे संशय दूर करे? सुप्रीम कोर्ट अगर क्लीन चिट दे देता है तो फिर संशय दूर नहीं होता। तब भी सुप्रीम कोर्ट तो ये भी बोलता है कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को डिक्लेयर करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया, वो भी किया। तो हमें तो ऐसा तो नहीं है कि हर चीज पे जो क्या है कि सवाल खड़े कर रहे हैं। जो सवाल यहाँ खड़े करने होते हैं वहाँ खड़े कर रहे हैं। अब अगर इसका जवाब इनको क्लियर करना चाहिए, क्लियर करने में दिक्कत क्या है? लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब एक मिनट भूदेव भाई, आपने सवाल उठाया, मिश्रा जी जवाब दे रहे हैं। मिश्रा जी बोलिए। भूदेव जी को आंकड़ों से बड़ी मोहब्बत होती है, आज सब बताने लगे हैं। इसके पहले जब बोलती थी जरा कागज दिखा दो, परिवार में कितने लोग हैं, एनआरसी कराएंगे, सीए कराएंगे, जरा डाटा और कुछ इंफॉर्मेशन दे दो। अब भूदेव जी ने कागज नहीं दिखाया, डाटा नहीं बताया कि एक बीबी है कि 4 बीबी है कि कितने बच्चे हैं, तब आंकड़े नहीं बताए। आज आंकड़ों के लिए बता रहे हैं, किसी आंकड़ा तो अभी दो। कितनी बार आप लोग घुसपैठिए कितने हैं आज की डेट में अगर पूछ दे तो क्या कर रही है भैया? को तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कितने घुसपैठिए हैं, आंकड़ा बताने को तैयार नहीं है। किसकी है, मेरी है या आपकी है? के लिए सरकार है या आपकी सरकार है? सरकार किसकी है? कांग्रेस की है, आपकी बीजेपी की सरकार है? मुझे ये बताइए ना, 10 साल से सरकार किसकी है? ये मैं जारी करूंगा कि आप करोगे? इसका मतलब हमारे देश के गृह मंत्री है। नहीं, इसमें सीए एनआरसी का क्या लेना देना मिश्रा जी? यहाँ चुनाव आयोग और पहले चरण दूसरे चरण के वोटिंग परसेंटेज पर चर्चा हो रही है, आप सीए एनआरसी ले आए हो। बोलते हैं कि पकड़ा खा गया, जो परिवार का आंकड़ा है, बोलते हैं वो कागज अब्बा जान ने लिखा था, वो अब्बा जान का कागज पकड़ा खा गया, बकरी खा गई। ये लॉजिक थे। जब सरकार आपसे आंकड़े पूछती थी भाई कितने परिवार में सदस्य हैं आप बता दीजिए, तब आंकड़े नहीं थे। मिश्रा जी, आज विषय सीए एनआरसी नहीं है। मिश्रा जी, आप क्या चाहते हो कि इस देश में चुनाव नहीं होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, बंद करो। बिल्कुल। वो देश का पैसा बचेगा, आप ये चाहते हो? आप यही चाहते हो क्या कि जो भी चीज है बस जो संस्था है वो डिक्लेयर करते वही फाइनल हो गया? अगर सारी पार्टियां मिल करके तो बहुत अच्छी चीज है, जैसे चुने जाते हैं। अगर सारी पार्टियों में बोल दे भाई चुनाव आयोग खर्चा मत करो, हम लोग चुन लेते हैं आपस में। अगर बेरोजगारी के आंकड़े अगर जारी किए जाए तो एनएसएसओ को खत्म कर दो। कोरोना में अगर आपसे पूछे कितने लोगों की डेथ हुई तो आप नहीं बताओगे। हर चीज के आंकड़े आप कोई स्टेट बताने के लिए तैयार ही नहीं हुआ कि कितनी चाहते हो चुनाव मत कराइए, कोई आंकड़े देने होंगे, कोई एक मिश्रा जी आप यही बोलिए ना। अगर आप इनडायरेक्ट रूप में बोल रहे हैं तो बोलिए। एक मिनट भूदेव भाई, एक मिनट
एक मिनट, AK मिश्रा जी को पता नहीं आज क्या हुआ। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। कभी NRC, कभी CAA, ये एक मिनट, किसके कितने बच्चे, एक मिनट रुको ना, एक मिनट रुको। AK मिश्रा जी, मैंने हमेशा आपके साथ ना जाने कितनी सैकड़ों डिबेट्स की हैं, हमेशा तथ्यों के आधार पर अपनी बात को रखते हैं। आज पता नहीं कहां CAA, NRC, इसके इतने बच्चे, उसके इतने बच्चे, विषय पर रही है ना मिश्रा जी। मेरा एक मिनट, हाँ बोलिए। आंकड़े जब गवर्नमेंट ने पूछे कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, बता दो, किसी ने नहीं बताया, तो आंकड़े वाला पेपर बकरा खा गया, बकरी खा गई। मैं ये बोलता हूं कि आंकड़े अगर 3 जून को आए, वोटिंग के एक दिन पहले, आंकड़े बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं साहब। वोटिंग कितने परसेंट हो गई, वैसे तो इलेक्शन कमीशन को ये भी पता चल गया होगा कौन से सीट से कौन जीत रहा है। आंकड़े कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। एक मिनट मिश्रा जी को स्क्रीन पे लाइए, एक मिनट। आंकड़े कैसे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं? आंकड़े कंफ्यूजन ऐसे करते हैं जैसे मान लीजिए 60% वोटिंग इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर कर दिया। अभी देखिए हम जीत रहे हैं कि इनका टुकड़ा सा वोटर्स को भ्रमित कर देते हैं। सारी पार्टियां मिलकर इतना प्रोपोगंडा करती हैं कि वोटर्स भ्रमित हो जाता है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन की ये होनी चाहिए, अफवाहों पे ध्यान सोनी साहब, लालच में न आए। आज मिश्रा जी लग रहा है कि आज इंफॉर्मेशन या आंकड़ा नहीं आना चाहिए। मिश्रा जी कह रहे हैं आंकड़े इसलिए मत जारी करो, कंफ्यूजन हो जाती है, रहने दो आंकड़े, इसलिए घर पे रखो, आंकड़े बाद में जारी करो। अगर कई फेजेस में इलेक्शन होता है, इन आंकड़ों का प्रभाव अगले फेज के वोटिंग पे पड़ेगा। तो मिश्रा जी एक मिनट सोनी साहब, मिश्रा जी एक मिनट रुकेगा, सोनी जी एक मिनट रुकेगा। देश भर के इम्तिहान का नतीजा एक दिन में आता कि नहीं आता सर? एक दिन में आता है, और 190 सीटों की फीसदी, वोटिंग फीसदी आने में वक्त लगता है 11 दिन। नहीं, किस चीज का नतीजा एक दिन में आता है, मैं सुन नहीं पाया। देश भर में जब नतीजा आता है इम्तिहान का तो एक ही दिन में आता है ना सर? तो मैंने वही तो बोला, 4 तारीख को काउंटिंग होगी, 30 तारीख को सारा स्टैटिक्स और डाटा, एक दिन केवल स्टैटिक्स और डाटा जो है इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करे, बूथ वाइज। ठीक, सोनी साहब पहले आप, फिर शांति आपके पास आ रहा हूँ। देखिए चावला जी, मैं जो है ना मिश्रा जी के दर्द को समझ रहा हूँ। वो उनको परेशानी हो रही है क्या? 4 तारीख के बाद वो बोलेंगे कि ये रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, भाजपा की सरकार चली जाएगी। बड़े परेशान हो रहे हैं, उनकी परेशानी दर्शक भी समझ रहे होंगे। देखिए वो सारी परंपरागत चीजों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसे सुझाव लेकर के आए हैं कि चुनाव आयोग अगर मान ले तो पूरा डब्बा गोल कर दें पूरे चुनाव का। इस तरह की बातें करके आप जो है चैनल पे बैठ के इस तरह की बातें करेंगे मिश्रा जी, आपको शोभा नहीं देता। इस तरह की बातें नहीं करिए, आप ऑथेंटिक बोलिए। आप जो चावला जी कह रहे हैं उस पर बात करिए ना। आप क्या बात कर रहे हैं कि आंकड़े नहीं बताने चाहिए, ये नहीं बताना चाहिए। आपके हिसाब से तो फिर जो है, आप अगर सुप्रीम कोर्ट में होते तो आपके हिसाब से तो इलेक्टोरल बॉन्ड भी सामने नहीं आता, भाजपा का घोटाला भी सामने नहीं आता। इतना बड़ा देश का सबसे बड़ा घोटाला भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड में कर लिया। अगर आप जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट में होते तो वो भी सामने नहीं आता। आप कहते आंकड़े बताने की जरूरत क्या है? क्यों बताना किस पार्टी ने कितना चंदा लिया है? आपका दर्द देश के लोग देख रहे हैं, आपका दर्द समझ में आ सकता है। और आज हर एक वो व्यक्ति जो भाजपा की विचारधारा से संबंध रखता है, वो हर व्यक्ति आज दर्द में है। आज जिस तरीके से पूरे देश से खबरें आ रही हैं, उससे समझ में आ रहा है कि भाजपा की जमीन जा रही है। तो मिश्रा जी, आपके दर्द से मैं भली भांति परिचित हूँ। आप अपनी जगह ठीक है, आप जरूर जो बोलना चाहते हैं बोलिए, आपके लिए सब माफी है। और 4 तारीख के बाद भी माफी रहेगी, कोई दिक्कत सोनी साहब 4 तारीख भी दूर नहीं है ना सर? बिल्कुल दूर नहीं। एक मिनट शांत जी के पास जा रहा हूं। और जहां तक इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाले मसला है ना, मैं तो एक बात कहता हूं, है वैसे ही सोने का रेट बढ़ रहा है तो सोने वाली बात है, सुन लीजिए सोनी साहब, खरा सोना है, सुन लीजिए। आप लोग एक संयुक्त रैली करिए, सौभाग्य से बड़ी मुश्किल से एक साथ एक मंच पर इकट्ठे होते हो। उस रैली का नेतृत्व दीजिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड के मामले में ममता दीदी के हाथ में। बोलिए, खूब बोले मोदी सरकार पर जमकर। ममता दीदी को कहिए कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मसला है और सामने आकर खूब कोसना है मोदी सरकार को। क्या यह संभव है सोनी साहब? देखिए ऐसा है चावला जी कि ये जो है ना
जिसके अंदर टीस होगी देश के लिए, जिसके लिए देश के लिए अंदर से जो प्रेरित होगा, जो देश के लिए मर मिटने को तैयार है, वो इस इतने बड़े देश के मर मिटने की बात करते हो आपके 3 तो फिर खामा का शहीद करवाने लगते हो उनको। मैंने आपसे कहा ममता दीदी को बोलोगे कि उसका नेतृत्व करे सामने आकर, अपने आप बोलेगा, अपने आप बोलेगा। सोनी जी बात, अब आपने ममता दीदी को भी राष्ट्रभक्त नहीं मानते हो, ममता दीदी को भी राष्ट्रभक्त नहीं मानते हो फिर तो? नहीं, मैं किसी पे क्यों आरोप? अभी तो आपने कहा जो राष्ट्रभक्त होगा वो बोलेगा। आज की नहीं, बिल्कुल बोलेगा, क्यों नहीं तो बोलेगा? मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, जो राष्ट्रभक्त है तो उनको कहो ना कि नेतृत्व तो वही करे। मुझे दूसरे से का नहीं पता, मैं अपनी तरफ से क्लियर हूँ। भाजपा ने देश का सबसे बड़ा घोटाला किया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, और मैं ये चिल्ला के बोल रहा हूँ पूरी भूदेव जी की पार्टी के आप उदाहरण के, अब इससे ज्यादा भी गठबंधन की कितना इम्तिहान लोगे? भूदेव जी की पार्टी का जो सबसे प्रथम व्यक्तित्व माना जाता है सोनिया जी, वो वोट डालेंगी तो इस बार आम आदमी पार्टी को वोट डालेंगी, क्योंकि वो मसला वहां पर वो कैंडिडेट आपका है। अब इससे बड़ा गठबंधन का इम्तिहान कहां से लोगे सोनी साहब? समझ रहे हो मेरी बात? नहीं, बिल्कुल गठबंधन में है तो मैं वही कह रहा हूं, ये पहली बार होगा कि सोनिया जी जो है वो आम आदमी पार्टी को वोट डालेंगे, कैंडिडेट आपका है वहां। पहली बार ये भी होगा चावला जी कि देश के सिटिंग प्रधानमंत्री रिकॉर्ड मतों से हारेंगे, और भाजपा जो इतना सोनी जी आप भी यहाँ, हम भी यहाँ, 4 तारीख दूर नहीं है, ठीक है? मैं तो सबसे बोलता हूँ, शांति से भी, भूदेव भाई से भी और आपसे भी, अपना फोन स्विच ऑफ मत करिएगा, नतीजे चाहे किसी के पक्ष में है किसी के। फिर वो कहते हैं कि हमारे चाचा के बुआ के लड़के के फूफे की शादी है, आज हम वहां बिजी हैं, प्लीज बाद में बात करना। नहीं, सुबह से आपके साथ सबसे पहले जुड़ेंगे, बाकियों को छोड़ देंगे। हाँ, बताइए। ठीक, शांत प्रकाश जी ये कह रहे संदेह पैदा होता है, अब इस संदेह को दूर करने का काम तो चुनाव आयोग का ही है। शांत जी बिल्कुल, जो भी संदेह है वो तो जिस पर है वही निपटाएंगे ना, और हम उसके कारण से क्यों बेचैन हो रहे हैं ये सब चीजें आप देख ही रहे। इनका जो मकसद है वो केवल इस पर राजनीति करने का है। आज जो आंकड़े आए हैं 11 दिन बाद आए या 4 दिन के बाद में दूसरे चरण के आए, क्या कारण है वो वहां से स्पष्ट होगा। और दूसरा, बार बार इलेक्टोरल बॉन्ड की जो बात कही जा रही है, हमारे पास तो 30-35% ही आया, बाकी तो आप ही लोगों के पास है, इंडिया अलायंस के पास ही है सारा पैसा। तो इलेक्टोरल बॉन्ड का तो आपका भी पता लग गया ना कि किस तरीके से आप लोगों ने वो पैसा लिया है। तो जो भी चीज है सब क्रिस्टल क्लियर हो गई। इलेक्टोरल बॉन्ड का वो जो बेनिफिट बॉन्ड वाला मसला भी तो मैंने चैप्टर क्लोज कर दिया, वो आज उस विषय पर नहीं, लेकिन ये जो कह रहे हैं कोई बात नहीं, बार बार उस पर चर्चा हो रही थी, इसलिए थोड़ा सा मैंने कहा कि बोल देता हूँ। बाकी मैं मानता हूँ कि जो इस वक्त में जो चुनाव आयोग के ऊपर जिस तरीके से विपक्ष जो है टीका टिप्पणी कर रहा है वो बेबुनियाद है। अब AK मिश्रा जी ने एक थ्योरी और दे दी, कहा कि भाई चुनाव आयोग को तो आंकड़े बाद में ही जारी करने चाहिए, ये क्यों हर चरण के जारी करते हैं? आप इत्तेफाक रखते हैं उस बात से? देखिए 140 करोड़ लोगों का देश है, सबके अपने विचार है। मिश्रा जी ने अपना पक्ष रखा, अपना विचार रखा, और हमें तो देखो इस पर चर्चा करना, कैलकुलेशन करना, इसी में मजा आता है। तो हम क्यों कहेंगे कि ये जो कैलकुलेशन करना और इसके ऊपर गपशप करना ये खत्म हो सिलसिला है। चलता रहना चाहिए। मतलब गपशप चलती रहे आंकड़ों पर। जी, आंकड़ों पर गपशप चलती रहे। हर चीज पर चुनाव है, राजनीतिक लोग हैं, तो 2 महीने कटने भी तो है ना, तो गपशप हो, कुछ ना कुछ छपता रहे, कुछ बोलते रहे, बस ये रहता है। बाकी लेकिन बात तो वही आ रही है ना, विश्वसनीयता की बात थी। भूदेव जी ने भी यही कहा और सोनी साहब ने भी कि भाई जिसका काम चुनाव करवाने का है, जिस आयोग का काम चुनाव करवाने का है, वहीं पर ही अगर विश्वसनीयता की कमी हो तो संदेह पैदा होता है। वो ये बात कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई विश्वसनीयता की कमी, और अगर कुछ लग रहा है तो वो सब चीजें जो है ना उसके लिए तमाम संस्थाओं के ऊपर संस्था है। अगर ऐसा लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है और कुछ गड़बड़ हुआ है, हाँ, और जल्दी से फिर मिश्रा जी आ रहा हूं आपके पास, तो संस्थाएं, उनके ऊपर संस्थाएं, क्या दिक्कत है? हाँ। सब चीज हो सकती है। नहीं बिल्कुल तिलक जी, हम तो यही बोल ही रहे हैं। देखो जो भी संस्था है उसी से सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन दिक्कत तो यहाँ है ना कि बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता
जो क्या है उसी संस्था के प्रवक्ता बन के आ जाते हैं जवाब देने के लिए। उनको परेशानी अधिक होने लग जाती है। अब जब चुनाव आयोग से कोई सवाल पूछा जाए और वो जो क्या है शायरियां पढ़ने लग जाएं, तो क्या करें, कौन कितना सीरियस है ये भी देखने की वाली बात है। शर्मा जी, एक देश में इतने बड़े शर्मा चुनाव जी, होने जा रहे हैं। नहीं, शर्मा जी, एक इस देश में सरकार जिन संवैधानिक संस्थाओं का जिक्र कर रहे हो आप, कांग्रेस ने एक परंपरा शुरू की थी। उस संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे हुए शीर्ष व्यक्तियों को रिटायरमेंट से पहले या रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा भेज दिया, मालूम है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये परंपरा शुरू की थी कांग्रेस ने। इस परंपरा के बारे में मालूम है आपको? तिलक जी मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए जी। अगर कोई कमी थी इसी के लिए तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना। कांग्रेस की कई कमियां नहीं, ये मत बोलो ना, ये नया कर रहे हैं, ये बोलो कि ये काम हम भी कर चुके हैं, अब वो उसी को फॉलो कर रहे हैं। तिलक जी लोकतंत्र में हर चीज में सुधार होना जरूरी है। आज 21वीं सदी में आप आ रहे हो और आप इस देश को 50 साल पीछे ले जाने का काम कर रहे हो। एक तरफ आप कह रहे हो कि जहां देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सारी चीजें निष्पक्ष होनी चाहिए, सब देश के लोगों के सामने होनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ मिश्रा जी देखिए क्या कहते हैं कि आंकड़े ही निकालना बंद कर दो, चुनाव आयोग डिक्लेयर कर देगा कौन जीता कौन हारा, कुछ भी मत दिखाइए किसी को, बस जनता जाए वोट दे दे। अगर ज्यादा और भी दिक्कत हो रही है पैसा खर्च हो रहा है, वोट पहले सारा स्टैटिक्स एक साथ वोट सारी डिक्लेयर चीजें कर क्या शो कर रही है, ये कहाँ देश जा रहा है? क्या आप देश के लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कर रहे हो या देश के लोकतंत्र को कमजोर करने की बात कर रहे हो? देश का लोकतंत्र इससे कमजोर होगा या मजबूत होगा, आप ये बताइए ना। एक तरफ आप पूरे देश में ह्यूमर फैलाते हो 400 पार 400 पार 400 पार, दूसरी तरफ यहाँ अभी चुनाव अभी पूरे नहीं हुए, उससे पहले ही इस तरह की गड़बड़ियां देखने को मिले, तो ये क्या कहाँ ले जाते हैं? ठीक, मिश्रा जी जल्दी से, भरोसा कहाँ जाएगा? मिश्रा जी देखिए, जो लोग आज आंकड़े पूछ रहे हैं ये भी बोल देंगे कि भाई उस बूथ का रिजल्ट डिक्लेयर कर दो कि इस बूथ पे कौन सी पार्टी जीती, वो तो तब भी पता चल सकता है 10 मिनट में। ये किसने कहा? डिमांड कर सकते हैं ये लोग। नहीं, डिमांड जब ये आप कह रहे हो कि आंकड़े जारी मत करो, तो वो आप ये कह रहे हो कि कौन बूथ पे जीता? विपक्ष के लोग पॉसिबिलिटी है कि बोल देंगे भैया केवल आंकड़े नहीं, इनका मुंह सुरसा की तरह कि भाई अब डिक्लेयर कर दो फाइनल। मिश्रा जी, इसका तो डिक्लेयर कर ही दो जहां मिश्रा जी, इलेक्शन का एक प्रोसीजर होता है ताकि वोटर के अंदर कंफ्यूजन न पैदा हो, इसीलिए वो सारी काउंटिंग एक दिन करता है। मैं बोलता हूं जितनी जगह फर्स्ट फेज में इलेक्शन हुए उसी दिन वो डिक्लेयर कर सकता है कि हाँ भाई इन जगह से ये जीते। क्यों नहीं डिक्लेयर करता है? ताकि वोटर्स को इन्फ्लुएंस न किया जा सके, निष्पक्ष हो। आंकड़े भी वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, सोनी साहब जल्दी से ओरिजिनल डिसीजन को बदल सकते हैं। इसलिए 4 तारीख के पहले 3 तारीख के दिन इलेक्शन कमीशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केवल आंकड़े बताए सबको। देखिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है चावला जी कि जिस प्रकार से टीएन शेषन साहब को याद रखा जाता है, आज उन पर पूरे देश में हर कोई उन पर गर्व करता है, कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई नहीं कह सकता कि भाई टीएन शेषन साहब ने निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया। आज देश को उसी स्थिति की जरूरत है। आखिर आज अगर शक पैदा हो रहा है, संदेह पैदा हो रहा है, तो इसके लिए पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, क्योंकि यही खड़े रहते हैं उनके साथ में। सारी पार्टियां तो पूछती हैं कि भाई संस्था जवाब दो, ये सब क्यों हो रहा है। सोनी साहब दिल्ली में कितनी बार सरकार बनाई है आपने? मतलब साफ है इसका, सोनी साहब साफ है। मैं कंप्लीट तो कर लूं। नहीं, कंप्लीट कर लिया आपने। कितनी बार सरकार बनाई दिल्ली में आपने? पूरे तरीके से चुनाव आयोग के साथ खड़ी हुई है। सोनी साहब, आयोग भाजपा के साथ है। सोनी साहब कितनी बार दिल्ली में सरकार बनाई है आपने? मैं तो सर सरकार बनाने पे नहीं कह रहा हूँ ना। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। सरकार बनाने पे कहाँ कह रहा हूँ। अच्छा, पंजाब में पहली बार बम्पर चल रहा है, इसी चुनाव आयोग ने वहां पर चुनाव करवाया था। चुनाव आयोग की अभी एक्टिविटी देखे ना आप, वो क्यों नहीं देख रहे हैं? मैं ये सोनी साहब, क्या कांत प्रकाश जाटव जी को चुनाव आयोग की एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है? क्या भाजपा को नहीं दिखाई दे रहा? पूरे देश नहीं देख रहा है कि चुनाव आयोग किस तरीके से काम ठीक मिश्रा जी, अच्छा ओके, अब ये तो हरी कथा है, कभी खत्म नहीं होगी। आप लोग जब विपक्ष में होगे तो आपको चुनाव आयोग भी बुरा लगेगा, कोर्ट भी बुरा लगेगा, ईडी भी बुरी लगेगी, सीबीआई भी बुरी लगेगी। सत्ता में आओगे तो कहोगे कि नहीं है तो इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं, इससे अच्छी कोई संस्था है ही नहीं। लेकिन लाइव में चलते चलते थोड़ा माहौल हल्का कर देता हूं। वो लाइव में AK मिश्रा जी आपके लिए कमेंट आया, कह रहे हैं कि आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हो क्या? नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ के नहीं आए हैं।
हम जो बोलते हैं अभी कल इसी पे चर्चा शुरू हो जाएगी भविष्य में। चलिए। इलेक्शन कमीशन को जिन्होंने कमेंट भेजा है, जिन सज्जन ने, जिन मित्र ने, उनको बोल दीजिएगा मिश्रा जी, जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं खुली थी ना, उसके वाइस चांसलर जो बने हैं, हम उसके पहले से ही पढ़े लिखे हैं। मेरा सिंपल सा लॉजिक है, इलेक्शन कमीशन को पहले इलेक्शन कंडक्ट कराना चाहिए, सारे आंकड़े और रिजल्ट सारे फेजेस के इलेक्शन हो जाने के बाद डिक्लेयर करना चाहिए, नहीं सर फुटोवल होती है। और मीडिया अपना अनुमान लगाए, अपना बताए, पार्टियां अपना समझे। उनके बूथ कार्यकर्ता क्यों होते हैं? उनके पास तो आंकड़े हैं ना कितनी वोटिंग हुई, तो क्यों इलेक्शन कमीशन का मुंह देख रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? तो ऑफिशियली आंकड़े होने ही चाहिए, खाता ना भाई, जो एक मिश्रा कहे वही सही है ना, वो वही सही है ही। और इसमें इलेक्शन कमीशन जल्दी से भूदेव भाई, वक्त खत्म हो रहा है, 10 सेकंड आपके। तिलक जी, फिर ये 7 चरणों में चुनाव क्यों करवाए गए? फिर तो 1 या 2 चरणों में चुनाव करवाते जब विपक्ष कह रहा था, जब विपक्ष इसकी भी मांग उठा रहा था। आप एक तरफ इस तरह की बातें करते हो, दूसरी तरफ आप जो कहे 7 चरणों में चुनाव होते हैं, तब आपको अच्छा लगता है एक झटके में हो जाए। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया के मिश्रा जी आपका भी, सोनी जी आपका भी, भूदेव जी आपका भी और शांत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो 2 चरणों में हुए चुनाव, लेकिन बढ़ गया मतदान, अब शुरू हो गया नया घमासान। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।